नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संख्या पद्धति से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, यूपीटीटी, सुपर टेट, पेट एग्ज़ाम और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से सामान्य गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम लेकर के आए हैं। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो पिछले वीडियोस में हमने आपको बताए थे वो क्या कुछ क्वेश्चन थे, देख लीजिएगा आप। साथियों, हमने सबसे पहले आपको संख्या और संख्यांक के बारे में बताया था, और उसके बाद साथियों हमने आपको बताया कि अंक और संख्या में अंतर क्या है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो साथियों आप हमारे पिछले वीडियोज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद साथियों हमने आपको बताया था कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, तो संख्याओं के प्रकारों के बारे में हमने आपको बताया। इसके साथ ही साथ हमने आपको रोमन अंकों के बारे में भी बताया था। इसके बाद साथियों हमने बताया है प्राकृत यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनमें से धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्याओं के बारे में चर्चा की गई। सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, उनको भी हमने आपको बताया। और भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में भी हमने आपको बताया। इसके बाद साथियों हमने बताया आपको सह अभाज्य संख्याएं और युग्म अभाज्य संख्याएं। इसके बाद हमने आपको बताया परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया। वास्तविक और काल्पनिक संख्या यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी आपको बताया था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद हमने साथियों आपको बताया है कि क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, तो क्रमागत संख्याएं भी आपको बताई थी कि सम क्रमागत संख्याएं होती हैं और विषम क्रमागत संख्याएं होती हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया संयुक्त प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर के बारे में भी जानकारी प्रदान की थी। और इसके बाद साथियों हम लोगों ने प्रतिलोम यानी कि योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की भी चर्चा कर ली थी। साथियों, अगर आपने हमारे ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो आज हम लेकर के आए विशेष तथ्य जो कि हैं इंपॉर्टेंट और इनसे संबंधित क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इनका रिवीजन करते हैं। तो साथियों, पहला जो इसमें टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है वो ये है कि संख्या एक न तो भाज्य है और ही न ही अभाज्य है। साथियों, पिछले यूपीटीटी के एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा साथियों पॉइंट है, एक संख्या जो अभाज्य हो और सम संख्या हो, ऐसी संख्या कौन सी है, तो साथियों केवल दो है। इसको साथियों आप लोग याद रखिएगा, दो सम संख्या नहीं बल्कि दो सम संख्या है, और ये भाज्य नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से साथियों ये जो दो संख्या है ये अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है साथियों, वे दो अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है, अभाज्य युग्म कहलाती है। तो जैसे हमने ये बताया था 5 और 7, 3 और 5, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, इन संख्याओं के बीच में साथियों केवल एक संख्या ऐसी है जो कि सम संख्या है। जैसे 5 और 7 के बीच में 6 संख्या है जो कि सम है, 3 और 5 के बीच में 4 संख्या है जो कि सम है। इसी तरीके से 11 और 13 इसके बीच में 12 है जो कि सम है, 17 और 19 इसके बीच में 18 संख्या है जो कि सम है, 29 और 31 के बीच में 30 है जो कि सम संख्या है। साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होती हैं। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परिमेय भी होती हैं और वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। नेक्स्ट साथियों पॉइंट है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होती हैं। नेक्स्ट है साथियों पॉइंट सभी पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। ये सभी क्वेश्चन साथियों स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, यानी कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं एवं यौगिक सम संख्या तथा विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं, यानी कि जितने भी पूर्णांक हैं, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। नेक्स्ट साथियों पॉइंट है प्राकृत संख्याएं अभाज्य, यौगिक एवं सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, यानी कि साथियों जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यौगिक होती हैं, सम, विषम एवं पूर्ण संख्याएं ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी भिन्न संख्याएं होती हैं वे परिमेय होती हैं। जैसे 1/2 है, ये परिमेय संख्या है। 3/4 है, ये भी परिमेय संख्या है। इस तरीके से जो भी भिन्न संख्याएं होती हैं उनको हम लोग परिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखते हैं। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। यानी कि 2 जो संख्या है ये सम संख्या होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, शून्य ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं होता है। शून्य साथियों जो होता है ये न तो ऋणात्मक होता है न ही धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य आता है। यानी कि साथियों अगर हम शून्य में किसी संख्या से भाग दें, जैसे हमने साथियों शून्य में 5 से अगर हमने भाग दिया तो इसका परिणाम जो होता है वो शून्य आता है। यानी कि शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर जो परिणाम आएगा वो आएगा शून्य। यहाँ पर ए जो है, यानी कि ये जो संख्या है ये वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट साथियों पॉइंट है, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। यानी कि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसको अगर हम शून्य से भाग देते हैं तो वो परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित संख्या होती है। यानी कि यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, अनंत आता है। यानी कि साथियों इसका जो भागफल होगा वो अनंत आता है, इनफाइनाइट साथियों होता है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों बढ़ते हैं, किसी भी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे हम लोग जातीय मान कहते हैं। तो साथियों हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों जातीय मान जो होता है वो बिल्कुल बदलता नहीं है। किसी भी संख्या का जातीय मान पूछा जाए तो उसका जातीय मान वही संख्या होती है। जैसे साथियों हमने 265 लिखा हुआ है और इस संख्या में अगर हम पूछें कि 5 का जातीय मान क्या है, तो इसका साथियों 5 का जातीय मान 5 होता है, 6 का जातीय मान 6 होगा और 2 का जातीय मान 2 होगा। लेकिन साथियों स्थानीय मान इसका बदल जाता है। तो साथियों जैसे हमने इसमें आपको उदाहरण के रूप में बताया कि 5283 में 2 का जातीय मान क्या होगा, तो साथियों 2 जो है, हालांकि 2 सैकड़ा पर स्थित है लेकिन इसका जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से जो 3 का जातीय मान है वो क्या होगा, 3 होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा और 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से कोई भी किसी भी संख्या का जातीय मान कभी भी बदलता नहीं है। तो इस तरीके से साथियों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। साथियों जैसे हमने बताया कि 5283 लिखा हुआ है, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान इसमें होगा 200। साथियों जैसे हमने इसी संख्या को मान लीजिए लिखा है 5283 मान लीजिए हमने लिया हुआ है, तो जो 3 का स्थानीय मान होगा वो 3 होगा, क्योंकि ये इकाई का अंक है, ये 8 जो है ये दहाई का अंक है और 2 जो है सैकड़ा का अंक है और 5 जो है वो हजार का अंक है। तो 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 3 होगा। 8 का स्थानीय मान चूंकि 8 दहाई पर है और 1 दहाई में 10 होते हैं, तो 8 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 80 और 2 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 200 और 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 5000। तो साथियों इसका जो आंसर होता है वो स्थान के अनुसार डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, 2 परिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। साथियों जैसे हमने बात की कि 2 लिखा हुआ है और साथियों इसमें हमने 3 लिखा है, ये दोनों संख्याएं साथियों ये परिमेय संख्याएं हैं और 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो आंसर आता है 5 और जो 5 प्राप्त होता है ये भी परिमेय संख्या होती है। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका परिणाम भी परिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार यदि हम 2 गुणे 3 करते हैं, 2 तियां होता है 6, तो इस तरीके से साथियों 2 संख्याओं का गुणनफल भी सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होता है। साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो इसका मान होता है 22/7 ये साथियों परिमेय संख्या होती है। इसको आप लोग याद करेंगे, याद कर सकते हैं। जो पाई का मान होता है वो परिमेय संख्या होती है, जबकि पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों बढ़ते हैं, 2 परिमेय संख्याओं या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं
हो सकती हैं। ये भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याएं या फिर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या या फिर अनंत या फिर अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो साथियों उसका आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या फिर असीमित आवर्ती होता है। यानी कि साथियों जैसे 3/4 लिखा हुआ है, इसको साथियों हम जब भाग देंगे, 4 से 3 को भाग देंगे तो 0.75 ये सीमित आंसर इसका आता है। जबकि 11/3 को साथियों जब हम भाग देंगे 3 से, तो इसका आंसर होता है 3.666, ये असीमित होता है, ये 666 आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत तथा अनावर्ती होता है। तो साथियों जो अपरिमेय संख्या होता है उसका निरूपण जो होता है वो अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। साथियों जैसे कि हम बताएं आपको कि 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4, और साथियों 2 सम संख्या है और इसका जो वर्ग आया है ये भी सम संख्या आई है। इसी प्रकार अगर हम 3 का वर्ग करें तो 3 साथियों 3 का वर्ग होता है 9, 3 तिया 9, और 9 जो होती है वो साथियों ये विषम संख्या होती है। 3 विषम संख्या है और इसका वर्ग भी विषम संख्या है। यानी कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो साथियों ये हमने आपको सूत्र लिख करके बताया है, n ब्रैकेट के अंदर n+1/2। साथियों इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जैसे कि हमने साथियों बताया आपको कि मान लीजिए 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का हमें साथियों अगर योग करना हो तो साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे n, यानी कि n+1/2। तो इसमें साथियों n की जगह पर हम रख देंगे 5 और n की जगह पर रख देंगे 5+1 और उसके बाद नीचे बटे में आ जाएगा 2। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 गुणा 5 और 1 हो जाता है 6 और बटा हो जाएगा 2, 2 तियाँ 6 और 5 तियाँ हो जाएगा 15। तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा 15। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट, प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो साथियों n+1 ये सूत्र है, इसको आप लोग लगा करके देख लेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n²। यानी कि अगर हमें 1 से लेकर के 7 विषम संख्याओं तक का योग अगर ज्ञात करना हो तो साथियों 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7×7=49 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, यदि दशमलव संख्याएं 0.x तथा 0.xy के रूप में दी हुई हों, साथियों इस तरीके से अगर ये फॉर्मेट दिया हुआ हो तो इन्हें परिमेय संख्या p/q के रूप में निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। यानी कि 0.x है, यानी कि हम लिख सकते हैं 0, मान ले x की जगह हमने 5 मान लिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10। इस तरीके से साथियों इसको हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार 0.xy इसको साथियों मान लेते हैं 0.25, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/100। इस तरीके से साथियों हम लोग इसको लिख सकते हैं। अर्थात दशमलव के बाद यदि 1 अंक है तो 10 का, 2 अंक है तो 100 का और 3 अंक है तो 1000 का भाग देने पर दशमलव संख्या परिमेय भिन्न में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अशांत अनंत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0.x तथा xy के रूप में है साथियों, तो इन्हें परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में हम बदलते हैं। जैसे मान लीजिए 0.5 है और साथियों इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 5/9। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 0.35 और दोनों पर बार लगा हुआ है तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा 35/99। तो इस तरीके से साथियों अर्थात दशमलव के बाद 1 अंक का यदि बार हो, 1 अंक का बार सहित हो तो 9 का, 2 अंक बार सहित हो तो 99 का और 3 अंक बार सहित हो तो 999 का भाग दे करके दशमलव संख्या परिमेय संख्या में बदल जाती है। यदि साथियों अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0.xy तथा 0.xyz के रूप में हो तो इन्हें परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में निम्न प्रकार से बदलते हैं। तो साथियों इस तरीके से जो है ये 0.xy बराबर xy माइनस x/90, यानी कि इसको हम लोग देख सकते हैं। अगर इसके यहाँ पे लिखा हो 0.52 तो इसको हम लिख सकते हैं 52 माइनस 5/9।
90। तो इसको साथियों हल करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 0.xyz है बराबर xyz माइनस x बटे 990। यहाँ पर xyz जो होंगे वो प्राकृतिक अंक होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के पहाड़े का 55 गुना साथियों होता है, यानी 55 गुने के बराबर इसका योग होता है। तो साथियों जैसे हम आपको बताएं तो जैसे मान लीजिए अगर 2 का पहाड़ा साथियों है, जैसे 2 तक मान लीजिए 2 से लेकर दोस्तों अगर मान लीजिए 1 से लेकर के 5 तक के पहाड़ों का योग हमें चाहिए होगा, तो साथियों हम लोग क्या करेंगे, 5 को जो है हम 55 से गुणा कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, उस पहाड़े का योगफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट है 1 से लेकर के n तक के पहाड़े का योगफल क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे, मान लीजिए हमें 55 मान लीजिए 5 तक के पहाड़ों का योग निकालना है, तो 55 ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 5 प्लस 1 बटा ये हो जाएगा 2। इसके नीचे साथियों 2 लिखेंगे हम। फिर से इसको बताते हैं आपको, जैसे हमें लिखना है 55 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 बटा ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से साथियों हम जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 55 ब्रैकेट के अंदर 5 गुणा 6, 5 और 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और इसके बाद नीचे हो जाएगा 2। इसको हम 2 से विभाजित करें, 2 1 2, 2 3 6, 5 3 15, यानी 55 गुणे 15। तो साथियों 55 और 15 की जब हम लोग गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसका साथियों योग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो साथियों प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योगफल होगा वो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। तो जो प्रथम जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के हमें 10 तक के वर्ग निकालना है, तो इस सूत्र में हम इसको रख करके निकाल सकते हैं, n/6 n+1 2n+1। तो ये साथियों आप लोग करके देखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर योगफल निकालना हो तो ये सूत्र लगाएंगे, n ब्रैकेट के अंदर n+1 ब्रैकेट बंद है और बाहर ये बटे में साथियों 2 है, यहाँ पर ये 2 है और ये आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो इसको आप करके देखेंगे सम संख्याओं का, तो ये भी साथियों इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो घनों का योगफल निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे भाजकता के नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। और साथियों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों हम जल्द ही नया वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।